हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ पेनिट्रेशन टेस्टिंग के स्टेजेस ऑफ पेन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग को, बिकॉज वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग उसकी पूरी मेथडोलॉजी अलग है, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग उसकी मेथडोलॉजी पूरी अलग है। ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग उसकी मेथडोलॉजी थोड़ी सी अलग है, बट कुछ बेसिक स्टेप्स, शुरू के स्टेजेस जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के हैं, स्कोपिंग के हैं, वो कुछ जो है मैच करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और अगर ये वीडियो पूरी देख लेंगे आप, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो के एंड में जो आप सीख के जाएंगे वो होगा एक होल स्पेक्ट्रम, आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। और ये पूरी वीडियो एक तरीके से छोटा सा क्रैश कोर्स होने वाला है पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑफ द वेब एप्लीकेशन, बट जस्ट वर्बली मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। इसके अंदर कोई मैं आपको टूल चला के नहीं बताने वाला, कोई स्कैनिंग करके नहीं दिखाने वाला, कोई प्रैक्टिकल नहीं होने वाला। मैं सिर्फ समझाऊंगा कि ये पेन टेस्टिंग होती क्या है। बिकॉज मैं जब पेन टेस्टिंग परफॉर्म करता था कंपनीज़ के अंदर अपने क्लाइंट्स के लिए, तो किस तरीके से परफॉर्म की जाती है वो सब मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज है वो है रिकॉनेसेंस के अंदर हम रिकॉनेसेंस परफॉर्म करते हैं। मैं आपको पहले यहाँ पे मैं सारे स्टेजेस लिख दूंगा, उसके बाद मैं आपको एक एक करके सारे स्टेजेस के बारे में समझाऊंगा। सेकंड है स्कैनिंग, उसके बाद थर्ड पे है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, वीए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। उसके बाद हमारे पास है एक्सप्लॉयटेशन, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 5 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 स्टेजेस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। इन सबको मैं वर्बली डिस्कस करूंगा और आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से समझाने वाला हूँ कि ये सब कुछ क्या होता है। रिकॉन के अंदर हमारे पास 2 तरह के रिकॉन है। सबसे पहले होता है एक्टिव रिकॉनेसेंस और सेकंड होता है पैसिव रिकॉनेसेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? एक्टिव रिकॉनेसेंस के अंदर हम टारगेट से एक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, नेटवर्क के अंदर अगर है तो नेटवर्क में जाएंगे, मशीन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, सर्वर के ऊपर हम जाएंगे। वेबलाइजर एक एक्सटेंशन है, उसके थ्रू वेब की टेक्नोलॉजीज़ चेक हो जाती हैं कि ये वेबसाइट कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रही है। वो वेबसाइट के सोर्स कोड में जाके आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। वेबसाइट को स्क्रॉल करके वेबसाइट के सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है, काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलता है अपने टारगेट के बारे में, आपको नेम्स पता चलते हैं। अच्छा, अपनी टारगेट की जो वेबसाइट है उसकी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, जाहिर सी बात है कोई कंपनी है, उसके लिंक्डइन पे जाके आपको एम्प्लॉयज़ के नेम मिल सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के यूज़र नेम्स मिल सकते हैं। लिंक्डइन स्क्रैपिंग टूल्स होते हैं, उसके अंदर आपको उन यूज़र्स की ऑफिशियल ईमेल्स मिल जाती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। ढूंढने से सब कुछ मिलता है, आपको ढूंढना आना चाहिए। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आप ओसेंट के थ्रू ये सब फाइंड करते हैं अपने टारगेट के बारे में, उसकी ईमेल्स कैसे निकालते हैं, वो भी फ्री के अंदर निकल जाती हैं ईमेल्स। शोडान के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो एक्टिव पैसिव 2 अलग अलग हैं। एक्टिव के अंदर हम वेबसाइट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके करेंगे चीज़ें फाइंड। पैसिव के अंदर हम उस अपने टारगेट की जो इन्फॉर्मेशन है या जो डाटा है वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अगर अवेलेबल है ना, गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, शोडान के ऊपर, गिटहब के ऊपर, तो हम अपने टारगेट का डाटा और इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालेंगे। तो पैसिव ये होता है और एक्टिव ये होता है। एक्टिव पैसिव में रिकॉनेसेंस में बस यही होता है, डीएनएस की एन्यूमरेशन हम करते हैं, और इसके अलावा हुए से एक टूल है, उसके थ्रू हम चेक करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन डोमेन वगैरह के बारे में। डोमेन की इन्फॉर्मेशन हो सकता है मिल जाए आपको, डोमेन की इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर वो इन्फॉर्मेशन जो है रिडेक्टेड हो जाती है और वहाँ से वो रिमूव कर दी जाती है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, बिकॉज वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराई जा सकती। तो हमारा जो रिकॉन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग किस तरीके से होती है? अच्छा,
स्कैनिंग के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये स्कैनिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ये दोनों मिलते जुलती चीज़ें हैं, ठीक है। स्कैनिंग में हम Nmap का स्कैन रन करेंगे, ठीक है। मास स्कैन एक टूल है, उसका स्कैन रन करेंगे। Nmap क्या है? Nmap एक टूल है जिससे हम अपने टारगेट की पोर्ट्स और उसकी सर्विसेज को पता लगा सकते हैं कि हमारा जो टारगेट है, जाहिर सी बात है, टारगेट है वो सर्वर होगा, सर्वर के ऊपर पोर्ट्स होती हैं, पोर्ट्स के ऊपर सर्विसेज चल रही होती हैं। तो Nmap से ये सब कुछ हम पता लगाते हैं कि कौन सी पोर्ट्स पे कौन सी सर्विस है। सर्विस का वर्जन अगर हमें पता चल गया ना, तो उस वर्जन की CVE हम ढूंढ सकते हैं। CVE क्या होता है? कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर्स, ये फुल फॉर्म है इसकी। CVE का एक डेटाबेस है जो कि नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस NVD के थ्रू मेंटेन किया जाता है। हर साल थाउजेंड्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के अंदर निकलती हैं और उसको एक CVE ID दे के, उस वल्नरेबिलिटी को एक ID दे के वर्जन नंबर के हिसाब से वहाँ पे लिस्ट कर दिया जाता है और फिर उस सर्विस का एक न्यू वर्जन निकाला जाता है जिसमें वो वल्नरेबिलिटी फिक्स कर दी जाती है ताकि पूरी दुनिया के अंदर वो हर जगह लोग अपडेट कर लें। स्कैनिंग के अंदर हम बस यही करते हैं। बैनर ग्रैबिंग मेरे पास लिखा हुआ है। बैनर ग्रैबिंग क्या होता है? बैनर ग्रैबिंग सिंपली आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। सर्विसेज को जब हम अपने टर्मिनल से या आप कह लें कि CMD से एक्सेस करते हैं सर्विसेज को, तो वो सर्विसेज कुछ डाटा हमारे टर्मिनल पे प्रिंट करती हैं। वैसे ही जस्ट एक्सेस करेंगे तो वो प्रिंट कर देंगी, उसको हम कहते हैं बैनर। उस बैनर के अंदर कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन काम की मिल जाती है, ये होता है बैनर। नेक्स्ट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। अब हमें जो वल्नरेबिलिटीज़ मिली हैं स्कैनिंग के अंदर, उन वल्नरेबिलिटीज़ को हमें असेस करना है। असेस का मतलब चेक करना है, वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है कि ये काम कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती, चेक करना है। सिर्फ वैलिडेट करना है और चेक करना है, बस एक्सप्लॉइट नहीं करना, वो इसमें होगा। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में ये होता है। स्कैनिंग हो गया और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हो गया। एक्सप्लॉइटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे मिलने वाले लूप होल्स, वल्नरेबिलिटीज़, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे डमी डाटा के ऊपर। मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ इंपॉर्टेंट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के अंदर, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर जब भी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम जाहिर सी बात है एथिकल हैकिंग कर रहे हैं ना, तो हमें डमी डाटा के ऊपर ये सब कुछ परफॉर्म करना होता है। और डमी डाटा का मतलब क्या, आपने जो अकाउंट्स बनाने हैं, जो वहाँ पे डाटा लिखना है, वो ऐसे लिखना है कि टेस्ट यूज़र 1 2 3 या जस्ट फॉर टेस्टिंग, या इस तरीके से आपने डाटा लिखना है। बस डमी यूज़र बना के वहाँ पे काम होगा सारा और डमी डाटा के साथ काम होगा वहाँ पे सारा। एक्सप्लॉइटेशन के अंदर हम उन सारी वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट करने के बाद हम उसका POC बनाते हैं। व्हाट इज़ POC? POC स्टैंड्स फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब क्या है, इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का एक प्रूफ हमारे पास आना चाहिए और ये POC फिर जाता है इस रिपोर्ट के अंदर। एक्सप्लॉइटेशन में हमने एक्सप्लॉइट कर लिया, POC बना लिए। अच्छा, POC के अलावा एक चीज़ और होती है, वो होती है स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि वो वल्नरेबिलिटी जो हमने यहाँ पे ढूंढी, उसको एक्सप्लॉइट कर लिया, उसका POC आ गया, अब उसको दोबारा से परफॉर्म करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप के आप यहाँ पे क्लिक करो, इधर यूज़र नेम लिखो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, फिर बर्ब सूट में जाओ। बर्ब सूट क्या है? एक टूल है, प्रॉक्सी टूल, आपके ब्राउज़र और सर्वर के बीच में बैठ जाता है और यहाँ से निकलने वाला ट्रैफिक को इधर कैप्चर करके हम एडिट कर सकते हैं, वहाँ से आने वाले ट्रैफिक को कैप्चर करके हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बर्ब सूट। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा था कि यहाँ पे क्लिक करो, बर्ब सूट में जाओ, एडिट करो, सर्वर पे भेजो, फिर उस API पे जाओ, फिर उस URL पे जाओ, यहाँ क्लिक करो, ये चीज़ एडिट करो, तो ये वल्नरेबिलिटी परफॉर्म हो जाएगी और आपके पास जो है वो एक्सेस मिल जाएगा किसी यूज़र का, ये यूज़र हैक हो जाएगा। ये होता है स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और ये भी हमारी रिपोर्ट के अंदर डाला जाता है, ठीक है, ये भी रिपोर्ट के अंदर डाला जाता है। तो ये सब कुछ हम परफॉर्म करते हैं और ये सारी चीज़ें परफॉर्म करके इस चीज़ का निचोड़ हम इस रिपोर्ट के अंदर डालते हैं। अब रिपोर्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक रिपोर्ट की समरी आती है, उसके बाद एक टेबल ऑफ कंटेंट आता है, उसके बाद हम बताते हैं कि इश्यूज़ आपके लो वल्नरेबिलिटी कितनी है, हाई वल्नरेबिलिटी कितनी है, क्रिटिकल कितनी है और मीडियम कितनी है, ये सब बताते हैं नंबर की सूरत में। उसके बाद हर वल्नरेबिलिटी को नाम देते हैं, ये वल्नरेबिलिटी का नाम है, हर वल्नरेबिलिटी का नाम होता है।
कुछ रिपोर्ट्स के अंदर हम वल्नरेबिलिटीज़ को मैप करते हैं। मैप किस तरीके से करते हैं, OWASP की जो लिस्ट है टॉप 10 की, उस तो वल्नरेबिलिटी जो मिलेगी कहीं ना कहीं से तो मैप होगी, तो उसको मैप करेंगे। माइटर के ऊपर भी मैपिंग होती है। माइटर की अटैक जो TTPs हैं उसकी मैपिंग भी करी जाती है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, वो करती हैं ये काम। रिपोर्टिंग के अंदर ये होता है। तो हर रिपोर्ट का जो है फिर आपको स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन लिखना पड़ता है, उसके नीचे POC डालना पड़ता है, ताकि जो बंदा या जिस क्लाइंट को आप ये दे रहे हैं वो भी तो इसे दोबारा परफॉर्म करे और वो वैलिडेट कर सके कि जो आपका इशू है वो सही है भी या नहीं, वो दोबारा रिप्रोड्यूस हो भी रहा है या नहीं हो रहा। देन इस रिपोर्ट को आप जो है फाइनलाइज करते हो और इसकी रिकमेंडेशन कि ये वल्नरेबिलिटी सही कैसे होगी और इस वल्नरेबिलिटी से आपने बचना कैसे है, आपको क्लाइंट को बताना पड़ता है, इस रिपोर्ट के अंदर लिख के बताना पड़ता है आपको, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट बनाई किस पे जाए। रिपोर्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले आप वर्ड पे बना सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक्सेल पे एक ट्रैकर की सूरत में बना सकते हो, हर इशू को एक सिवियरिटी दे के उसके स्टेप्स ऑफ रिडक्शन लिख के। तो आप एक्सेल में एक ट्रैकर बना के अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट कर सकते हो कि आप इस एक्सेल शीट को यूज़ करके अपनी वल्नरेबिलिटी को सही करते रहो और उसको ट्रैक करते रहो, कितना % सही हो गया, कितना % सही नहीं हुआ। हाउ टू मेक दैट वन, इंशाल्लाह इस पर वीडियो आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लेगा। बहुत सारा अच्छा कंटेंट आने वाला है इस चैनल के ऊपर, बहुत सारा अच्छा कंटेंट आने वाला है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। ये रिपोर्टिंग होती है। तो ये सारे स्टेजेस ऑफ पेन टेस्टिंग है। अच्छा, इस पेन टेस्टिंग के स्टेजेस के अंदर रिकॉन वाला, स्कैन वाला और ये रिपोर्टिंग वाला और ये POC SOR, ये सब कुछ जो है ना, ये मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, क्लाउड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, हर जगह सेम रहता है। अब ये सारी पेनिट्रेशन टेस्टिंग टाइप्स होती क्या हैं, इनके बारे में भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको आपको एंड स्क्रीन पे आई थिंक यहाँ पे कहीं पे शो हो रही होगी, तो आप उसको देख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप सबको आपको समझ में आ गया। कुछ समझ में नहीं आया, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक को कवर करने की भी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।